हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह राणा रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग की तरफ से आज के इस वीडियो लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारत में आर्थिक नियोजन, प्लानिंग ऑफ इंडिया विषय पर और नियोजन के इतिहास पर इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डाल रहा हूं। आप में से बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें खासतौर पे पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम, अभी हाल में व्यापम की कई परीक्षाएं घोषित हुई जिसमें शिक्षक भर्ती, इन सभी विषय में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक नियोजन पर प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो प्लानिंग इन इंडिया के तहत, इसके पार्ट 1 में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में नियोजन की आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की संरचनात्मक विकास के लिए कहीं ना कहीं एक विजन पत्र और एक रणनीति की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता से पहले जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो, इसको लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किया। इसी को हम स्वतंत्रता से पहले खंड के तहत आज के वीडियो में आपके समक्ष रख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं प्लानिंग इन इंडिया। इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। देखिए, स्वतंत्रता के बाद के युग में निहित भारत के आर्थिक नियोजन प्रयासों को व्यापक गरीबी, असमानता और खासतौर पे पिछड़ापन को दूर करने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि नियोजन या प्लानिंग सिर्फ आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले भी हमारे महान नेताओं ने भारत के आर्थिक विकास के लिए अपना जो विजन प्रस्तुत किया, वहीं से हमें नियोजन का पता चलता है। नियोजन हस्तक्षेप यानी लेसेज फेयर, यह पूंजीवाद से हटकर यह एक समाजवादी मॉडल पे चलने वाला एक मार्ग है। भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास का एक मॉडल चुना जो सिद्धांतों में समाजवादी विचारधाराओं और लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रभावित था। इसने पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिनमें प्रत्येक देश को उसके औद्योगिकरण, कृषि विकास और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को तैयार करना और उसे पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत में कई कारणों ने सामाजिक आर्थिक नियोजन के मार्ग को बढ़ाया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था निजी क्षेत्र की कमी। स्वतंत्रता का समय देश में कोई भी ऐसा प्रमुख निजी क्षेत्र नहीं था जो आर्थिक विकास को गति दे सके। अर्थव्यवस्था को काफी हद तक सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर थी, इसलिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र को कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से एक संस्थागत विकास करना था। यही नहीं, भारत में सोवियत नियोजन का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। स्वतंत्रता के उपरांत हमारे देश में जो विभाजन की त्रासदी थी और भारत का संगठनात्मक संरचनात्मक मॉडल ध्वस्त हो चुका था, उस दौरान भारत के लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस नियोगी समिति ने भारत में संरचनात्मक विकास, देश की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रूस के यानी पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया के नाम से जानते हैं, उसकी योजनाओं का मार्ग अनुसरण किया। निसंदेह संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भी नियोजन की आवश्यकता थी। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान जो देश में शोषण हुआ, देश के आर्थिक संरचनागत मार्ग को कहीं ना कहीं एक तरह से मनी ड्रेन के तहत बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। उस दौरान हमारी आवश्यकता थी कि हम एक प्लानिंग का मॉडल बनाएं और उसके द्वारा एक दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करें। भारत लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर वैचारिक झुकाव रखता था। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा की ओर आकर्षित थे, अर्थात हम शांतिपूर्वक लोगों के लिए, लोगों के समर्पण और उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कार्य करेंगे। यह विचारधारा साम्यवाद या नक्सलवाद से हटकर एक तरह से वैधानिक तौर पर देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के लिए केंद्रित रही। दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास को अगर हम पृष्ठगत करें तो भारत में नियोजन का प्रारंभ 1934 का वह हिस्टोरिकल माइलस्टोन था जब मोचुगुन्नम सर विश्वेश्वरैया ने अपने किताब द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी। कब लिखी? 1934। भारत में नियोजन का पिता हम किसे कह सकते हैं? डॉक्टर मोचुगुन्नम विश्वेश्वरैया। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहा, इसे ही हम विश्वेश्वरैया प्लान कहते हैं। यह भारत में नियोजन की एक 10 वर्षीय रूपरेखा थी, जिसमें कृषि के अलावा उद्योगों को अधिक केंद्रित किया गया, जिससे भारत का संरचनात्मक ढांचा निर्मित किया जा सके। मोचुगुन्नम विश्वेश्वरैया का जो प्लान था, उस प्लान में एक 10 वर्षीय विजन था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों, जिस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे महान नेता उसमें लगे हुए थे, उसी दौरान आर्थिक विचारधारा या देश के आर्थिक विजन पत्र क्या होना चाहिए, इसको लेकर 1938 में 1938 तत्कालीन कांग्रेस के प्रेसिडेंट
डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी या राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। प्रश्न आता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी कब गठित की गई? 1938। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी का उद्देश्य या उसके सुझाव क्या थे? राष्ट्रीय योजना समिति ने उद्देश्यों और सिफारिशों के कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया। वो पहलू ये थे कि गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य, अर्थात हमारा पहला लक्ष्य यह था कि लक्ष्य देश में गरीबी और निर्धनता को कैसे समाप्त किया जाए, और राष्ट्रीय योजना समिति ने अपने आर्थिक विचारों पे इसी को केंद्र में रखा। दूसरा, बृहत या भारी उद्योगों पे जोर। समिति ने देश की संरचनात्मक विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बृहत या बड़े स्तर के उद्योगों की वकालत की, जिनमें से खासतौर पर इस्पात उद्योग, विद्युत उद्योग और भारी मशीनरी उद्योग की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति के उपरांत हमारे यहां, अब जैसा कि वैश्विक रूप से देखते हैं, 1939 टू 1945 दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। उस दौरान गांधीवादी विचारक श्री मन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी के विचारों को केंद्र में लगकर 1943 में द गांधीयन प्लान प्रस्तुत किया। दोस्तों, महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं, उनकी विचारधारा अंत्योदय, खासतौर पे सभी का विकास तथा पंचायती राज की स्थापना और कुटीर उद्योगों के द्वारा स्वरोजगार या सभी को रोजगार प्रेरित करना था। तो गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत किया? इस मॉडल का निर्माण श्री मन नारायण अग्रवाल ने किया। गांधीवादी योजना के मूल बिंदु क्या थे? स्वराज्य, ग्राम का विकास तथा कुटीर उद्योगों पर केंद्रित रहा है। देश में आर्थिक नियोजन में मोक्षगुंडम गांधीवादी प्लान के बाद इस क्रम में बॉम्बे प्लान का महत्वपूर्ण दौर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं हमारे देश में यह एहसास होने लगा कि अब हम गुलाम ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी भारत को आजादी मिलेगी। इस दौर में ही बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति, जिनमें जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई, ए.डी. श्रॉफ, आर.एस. दलाल, जान मथाई आदि ने मिलकर एक मॉडल दिया, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। यह एक 15 वर्षीय आर्थिक नियोजन का मॉडल था। इसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास को बल देना, भारत की राष्ट्रीय आय को 15 वर्ष में 3 गुना तथा 15 वर्ष में ही प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना बढ़ाना हमारा लक्ष्य रहा। तो दोस्तों, इस कड़ी में अगली योजना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आती है, वो पीपुल्स योजना है। ये जन योजना के नाम से 1945 में सुप्रसिद्ध वामपंथी विचारक मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत की। जैसा कि आप जानते हैं, मानवेंद्र नाथ राय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत बड़े विचारक रहे। उनकी योजना को ही जन योजना या पीपुल्स प्लान के नाम से पुकारा जाता है। नियोजन के इतिहास में स्वतंत्रता से पहले हमने इन योजनाओं को देखा, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत हमारे देश के सुप्रसिद्ध विचारक, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं, उन्होंने जनवरी 1950 में महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित होकर अपनी सुप्रसिद्ध सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। दोस्तों, भारत के नियोजन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी यह प्रस्तुति आपको काफी उपयोगी होगी। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें। रुद्रा इंस्टीट्यूट आपको इस वीडियो के लिए धन्यवाद करता है। इस कड़ी में शीघ्र ही हम नियोजन के इतिहास में दूसरी वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।